लंपी वायरस जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली सिर्फ उन्हीं गाय भैंसों में देखी जा रही है जो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं। तो वो डिज़ीज़ दूसरे जानवर को भी हो जाती है। जानवरों से इंसानों में ये ट्रांसमिट नहीं हो रही। अगर वो खा भी रहे हैं गोश्त, आप जितना मर्जी खा लें, ये ट्रांसमिट नहीं होती। जानवर से जानवर में ज़रूर जा रही है, लेकिन जानवर से इंसानों में बिल्कुल नहीं आती। किसी भी चीज़ को एक्सेस में ना खाएं। अगर वो ईद ही है, गोश्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके 2 से 3 बोटियाँ एक टाइम पे खाएं, बाकी नेक्स्ट मील में ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और एक ख़बर चल रही है कि जानवरों में एक वायरस चल रहा है, लंपी वायरस। ये कोई स्किन डिजीज़ है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद होंगी न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा। इनसे जानते हैं कि इस वबा के बाद बहुत से लोग डरे हुए हैं, तो इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम लोग आजकल में अगर गोश्त का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, किस तादाद में करें, कितना पका के करें, क्या मामला है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मुझे बताइएगा कि एक ख़बर चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ बड़े जानवरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या ये वायरस एनिमल से इंसान में भी मुंतकिल होता है, और अगर हम गोश्त का इस्तेमाल करें तो क्या प्रिकॉशंस हमें अडॉप्ट करने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि लंपी वायरस जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली सिर्फ उन्हीं गाय भैंसों में देखी जा रही है जो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं। जो पाकिस्तान की अपनी पैदा होती हैं उनमें ये डिज़ीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन जो बाहर से डिज़ीज़ आ जाती है, एक बार कोई भी मच्छर है, कोई भी मक्खी है या कोई भी बर्ड्स हैं, वो अगर एक जानवर से दूसरे जानवर में लेके जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये ट्रांसमिट हो रही है डिज़ीज़। तो वो डिज़ीज़ दूसरे जानवर को भी हो जाती है। इसकी वजह यही है कि बहुत सारे जानवरों में ये फैल रही है। अब इसका ये आंसर जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये जानवर से इंसान में जाती है, नहीं, जानवरों से इंसानों में ये ट्रांसमिट नहीं हो रही। अगर वो खा भी रहे हैं गोश्त, आप जितना मर्जी खा लें, ये ट्रांसमिट नहीं होती। जानवर से जानवर में ज़रूर जा रही है, लेकिन जानवर से इंसानों में बिल्कुल नहीं आती। उसके साथ ये कि ईद कुर्बान के लिए हम सब वैसे ही बड़ा शौक़ में होते हैं कि गोश्त बहुत ज़्यादा खाने को मिलेगा, हम खाएं, लेकिन ये डिज़ीज़ थोड़ा डरा रही है जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो पीछे हटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दिल खोल के, खुश हो के, जितना आप खाना चाहते हैं गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो ये बड़ा गोश्त है, ये अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स मना करते हैं, और ईद पे सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट गोश्त का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ज़रा बताइएगा कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा रेड मीट को यूज़ करते हैं तो? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको तंग करना शुरू कर देगी। अगर हम बड़े गोश्त की बात करें, जैसे जो मटन में आता है, वो सबसे पहले हमारे गुर्दों को और लिवर को ख़राब करता है। फैटी लिवर डिज़ीज़ बहुत कॉमन डिज़ीज़ है। उसमें यही होता है कि आपके जो जिगर का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है। बेसिकली जो फ़ैट ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है हमारे मैदे के इर्द गिर्द, हमारे पेट के इर्द गिर्द, वो इसी बड़े गोश्त के एक्सेस की वजह से होता है। और बाय द एंड हम एक तो मोटे होते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में वॉमिटिंग और डायरिया कॉज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया होता है। किसी भी चीज़ को एक्सेस में ना खाएं। अगर वो ईद ही है, गोश्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके 2 से 3 बोटियाँ एक टाइम पे खाएं, बाकी नेक्स्ट मील में ले लें, तो आप इंशाल्लाह इसके मरज़ से दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये रेड मीट होता है, ख़ासतौर पे बीफ, इसको कोई ख़ास दर्जा हरारत पे पकाना भी चाहिए ताकि इसके जो जर्म्स हैं या जो भी इसके फैट्स हैं वो आपको बेहतर तरीके से आपको फ़ायदा दे सकें? या क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखा है कि ईद कुर्बान पे वो एक मुनासिब सा पका के और उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो क्या ये इफ़ेक्ट करता है कि आपने कितना पकाया है उसको? बिल्कुल, गोश्त को पकाना जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आप उसको प्रॉपर पका के नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया जाके कॉज करेगा, जैसे मैंने पहले कहा, उससे डायरिया और मोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं लोगों में। इसके साथ जो दूसरा बड़ा कॉमन प्रैक्टिस होती है वो होती है गोश्त को स्टोर करना। जो उसकी स्टोरेज होती है वो बड़ी कॉमन होती है, लेकिन हमें स्टोरेज प्रैक्टिसेस का नहीं पता होता कि उसको कैसे स्टोर करना है। हम गोश्त पकड़ते हैं, उसको धोते हैं बहुत ज़्यादा, पहले वो
सारा दिन खुले पड़ा रहता है हवा में, उसके बाद हम उसको पैक करके तो फ्रीज़र में फेंक देते हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, प्रॉपर सफाई करनी है, उसको एक टेम्परेचर जो रूम में है किसी एसी वाले कमरे में उसको मेंटेन करें जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, फिर उसके बाद उसको स्टोरेज की तरफ लेके जाएंगे तो उसमें बैक्टीरियाज प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब ईद पे हम लोगों को बड़ी जल्दी होती है सुबह कलेजी खाने की, उसके बाद गोश्त खाने की, तो हमें आधा पका कच्चा जैसा भी हो हमारा दिल करता है हमें बस वो मिल जाए और हम उसको खा लें। उसके साथ सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, वो हमारे स्टमक में जाके प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे प्रॉपर एंजाइम्स को भी सिक्रीट नहीं होने देता। जो हमारे स्टमक में जैसे वॉल्स के इर्द गिर्द HCl होता है, तो वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, तो ही हमारा खाना हज़म होता है। अगर वो खाना हज़म करने वाला हमारा अमाउंट में जो HCl है वही नहीं बनेगा, तो हमारा खाना हज़म हुए बगैर हमें तंग करेगा, वॉमिटिंग आएगी और डायरिया और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, और वो सिर्फ फैट्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी पे और कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे पूछूंगा कि लोग ईद का गोश्त 2-2 माह इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़ करके, तो इसमें भी कोई नुकसान आता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपके लिए। गोश्त की एक अमाउंट होती है, मिकदार होती है उसको फ्रीज़र में भी स्टोर करने की। मैक्सिमम जो गोश्त है वो 1 हफ़्ता ठीक रहता है उस टेम्परेचर पे, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लोगों की बहुत अच्छी दलील ये होती है कि जो फ्रोज़न मीट मिलता है वो भी तो फ्रोज़न होता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि वो फ्रोज़न मीट बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि उसको पैक करने के लिए स्पेशल मशीनरी और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। हम कोई भी ऐसे प्रिकॉशंस, कोई भी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल नहीं कर रहे होते अपने मीट पे, इसलिए वो हमारा जो मीट है वो हफ्ते बाद ख़राब हो जाता है, बल्कि फ़ायदा देने के नुकसान देता है। लोग कोशिश ये करते हैं कि वो जो ईद कुर्बान का गोश्त है वो पूरा साल या 6-6 महीने इस्तेमाल होता रहे, और बड़ी खुशी से बताते हैं कि मेरा गोश्त तो अभी भी घर में मौजूद है। बरकत होती है। हम इस्लाम को जिस तरफ दिल करता है उस तरफ लेके चल पड़ते हैं, ये देखे बगैर कि वो हमारी हेल्थ को किस तरह से कॉज कर रहा है। अगर इस्लाम ने गोश्त को इतना ही सवाब में कहा होता तो वो उसको तकसीम करने का या बांटने का कभी ना कहते। यही कहा जाता पूरी गाय को कुर्बान करो और अपने फ्रीज़र में रख लो, खुद ही खाओ। कुर्बानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये पता चले कि लोगों में कैसे मिल बांट के चीज़ को खाना है, और दूसरा ये कि स्टोर ना करें, लोगों में बांटे। अगर आपके घर में खुशियां हैं, गोश्त है, तो लोगों के घरों में भी उसको जाने दें और वो भी उस चीज़ को एंजॉय करें। जितना स्टोर आपने करके बीमारियां लेनी है, लोगों को दे के दुआएं ले लें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बता रही थी कि जो लंपी वायरस डिज़ीज़ जो बड़े एनिमल्स में आजकल वबा की तरह फैली हुई है, उससे इंसान को कोई, मेरा ख्याल है कि ख़ास ख़तरा नहीं है। और बता रही थी कि गोश्त को खाने से पहले अच्छी तरह से पकाएं, और खुदा का वास्ता है 1 हफ़्ते में जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसको खा के ख़त्म करें और बाकी बांट दिया करें। ये जो आप 2-2, 3-3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, ये सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।